हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो कंप्यूटर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आज की जो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर जनरेशन से। देखिए, जनरेशन का मतलब क्या है कि समय के साथ कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते गए। पहले क्या कंपोनेंट यूज़ होते थे, फिर कंपोनेंट कैसे चेंज हुए, देन उसकी स्पीड में क्या अंतर आया, एक्यूरेसी में क्या अंतर आया, वही सब चीज़ हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो अब अभी हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें, जो इसका टाइम पीरियड रहा वो 1946 से 1949 तक रहा। और इसके अंदर अगर बात करें, देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, ओके, एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। दे ऑक्यूपाइड ए वेरी लार्ज स्पेस। देखिए, जिस तरीके से आज हम कंप्यूटर हमारे एक हाथ में आ गया है, आज हम कंप्यूटर को कहीं पर लेके जा सकते हैं, बट उस टाइम पर ऐसा नहीं हुआ करता था। कंप्यूटर एक रूम के बराबर काफ़ी बड़े हुआ करते थे और काफ़ी समय को काफ़ी स्पेस को वो ऑक्यूपाई करते थे। कंप्यूटेशंस इन मिली सेकेंड, मशीन लैंग्वेज आर यूज्ड। देखिए, जो यूज़ लैंग्वेज करते थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहाँ पर मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, ठीक है ना। एंड इसके एग्जांपल की अगर आप बात करें, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650, ये इसके फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। बस सिंपल इतना है कि फर्स्ट जनरेशन जो 1946 से 1959 तक रही, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब्स था, लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करते थे। हालांकि कैलकुलेशन स्पीड अच्छी थी, बट फिर भी एक स्पेस काफ़ी वो ऑक्यूपाई करते थे। और जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी कंप्यूटर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेकंड जनरेशन, जो सेकंड जनरेशन रही वो 1959 से 1965 तक रही। और सेकेंड जनरेशन के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स हम पहली जनरेशन में यूज़ कर रहे थे, वो फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होना स्टार्ट हो गया। ओके, मैंने देखो इमेज भी डाला है, ये इनको हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जो एक सेमीकंडक्टर होता है, जो PNP जंक्शन इसके अंदर होते हैं, बेस होता है, एमीटर होता है, कलेक्टर होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो जाता है काफ़ी, अगर उसके अंदर आप जाएंगे। बट इतना ही हम इसमें जान लेते हैं कि देखिए, वैक्यूम ट्यूब्स वहाँ पर यूज़ होती थी, बट यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे। एंड दे यूज्ड असेंबली लैंग्वेज। देखिए, वहाँ पर मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज यूज़ होना स्टार्ट हो गया। एंड बैच प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैग्नेटिक कोर्स एंड मैग्नेटिक टाइप्स वर यूज्ड एज स्टोरेज। यानी कि इनके अंदर हम स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक टाइप्स की मेमोरी को भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। जो इसके एग्जांपल हैं, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 एंड CDC 3600। तो ये इसके सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल थे। 1959 से 1965, और वैक्यूम की जगह ट्रांजिस्टर्स और असेंबली लैंग्वेज यूज होना स्टार्ट हो गया, और मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक टाइप्स की मेमोरी के स्टोरेज डिवाइस ये यूज़ करती थी। अब थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। 1965 से 1971 तक ये रही। अब देखिए, इसमें क्या यूज़ होना स्टार्ट हो गई थी, IC यूज़ होने स्टार्ट हो गई थी। IC क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर्स विद द इंटीग्रेटेड सर्किट। दे परफॉर्म्ड कंप्यूटेशन इन नैनो सेकेंड। यानी कि इसकी स्पीड, देखिए, जैसे जैसे कंपोनेंट रिप्लेस करते गए उसके हिसाब से इनकी स्पीड भी काफ़ी इम्प्रूव होती गई। अब ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में नैनो सेकेंड का समय ले रहे थे। It used high level language like Fortran, COBOL, Pascal, Algo 68 एंड बेसिक। इसके अंदर अब क्या हुआ, ये हाई लेवल की लैंग्वेज भी यूज़ करना स्टार्ट हो गया था। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड। यानी कि इसकी क्वालिटीज़ थी, रिमोट प्रोसेसिंग होना स्टार्ट इनके अंदर हो गया, यानी कि दूसरी जगह से भी इनको ऑपरेट किया जा सकता था। टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग हम इसके ऊपर कर सकते थे। एग्जाम्पल की बात करें, IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 600 सीरीज़, PDP, IBM, ये थर्ड जनरेशन के
एग्जाम्पल थे। देन उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1971 से 80 तक रही थी। बस थर्ड जनरेशन में आपको सिंपल ध्यान रखना कि इसमें 1965 से 71 तक रही थी, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज़ होता था वो इसमें आईसी यूज़ होती थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर्थ जनरेशन 71 से 80 तक रही। अब इसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई, VLSI। इसकी फुल फॉर्म भी आती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए वेरी लार्ज इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल चिप होती है एंड मिलियंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंस्टॉल्ड ऑन ए सिंगल चिप, यानी कि एक सिंगल चिप के ऊपर इस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसा कि यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये होता है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। देखिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज़ हो रही थी। मैग्नेटिक डिस्क आर यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम इसमें क्या यूज़ कर रहे थे, मैग्नेटिक डिस्क। प्रॉब्लम ओरिएंटेड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL आर यूज। अब इसकी देखिए क्वालिटीज़ क्या थी, मल्टी प्रोसेसिंग था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। एग्जाम्पल जो एप्पल सीरीज़ हम आज देखते हैं, एंड IBM DEC10 स्टार, PUP11, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ होना स्टार्ट हो गया था, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड फिफ्थ जनरेशन 1980 से प्रेजेंट, यानी कि जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए VLSI को रिप्लेस किया ULSI ने। ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, चिप्स दैट कंटेन मिलियन ऑफ कंपोनेंट। इसमें यानी कि मिलियन ऑफ कंपोनेंट एक सिंगल चिप के ऊपर लगे होते हैं। दे आर इन द डेवलपमेंटल स्टेज विच इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आपने एक नया वर्ड सुना होगा, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो चुकी है ये टेक्नोलॉजी, बट काफ़ी हद तक इस चीज़ पर काम हो रहा है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया, आपने सुना होगा टेस्ला जो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ ला रहा है, वो किस पर बेस्ड है, वो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वो बेस्ड है। These computers can also respond to natural language input. बायोचिप्स विल बी यूज्ड एज मेमोरी डिवाइसेस एंड KIPS। देखिए इसमें बायोचिप्स यूज होती थी, मेमोरी डिवाइसेस के फॉर्म में होती हैं, एंड KIPS नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आर्किटेक्चर विल बी यूज्ड। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं, रोबोट्स ले सकते हैं और सुपर कंप्यूटर, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये डिफरेंट टाइप्स के हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो हमारी डिपेंड करता है कि हम किसका पर्पज़ क्या है हमारा यूज़ करने का। जैसे कि अगर बेस्ड ऑन ऑपरेशन के बेस पर अगर कंप्यूटर को डिवाइड करें, 3 तरीके से डिवाइड आप कर सकते हो, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है कि हमें जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हमें ग्राफ के फॉर्म में मिल जाए, सिग्नल के फॉर्म में मिल जाए, वो सारे क्या होते हैं, हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर में क्या होता है, एक डिवाइस होती है और उस पर वो जो सिग्नल्स होता है उसको इस तरीके से बना हुआ होता है और उसको इस तरीके से दिखाता है। ये इससे बढ़िया एग्जांपल आप जो हमारी ओडोमीटर, जो हमारी गाड़ियाँ जो बाइक्स वगैरह होती हैं उसमें स्पीड को मेज़र करने के लिए ओडोमीटर यूज़ करते हैं, वो भी आपके एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। सो एनालॉग कंप्यूटर स्टोर डेटा कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में जो डेटा होता है उसको स्टोर करता है, कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ मेजर्स। इट प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और ग्राफ के फॉर्म में आउटपुट को स्टोर करता है, फॉर्म में देता है। दे आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल वेरिएबल सच एज वोल्टेज, प्रेशर, हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं जैसे प्रेशर को मेज़र करने के लिए, टेम्परेचर, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, स्पीड को मेज़र करने के लिए ओडोमीटर यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं, आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। बाकी अब डिजिटल कंप्यूटर, देखिए केवल जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो जो किसकी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है केवल डिजिटल कंप्यूटर।
A digital computer is the most commonly used type of computer and is working with the data present in the digital form. Data को ये digital form में represent करता है, usually binary 0 and 1. देखिए binary data, binary digit को use करता है जो क्या होते हैं 0 and 1. It can perform faster and give more accurate result. Faster होता है और result भी इसका काफ़ी accurate होता है. They are extensively used for solving complex problem in the field of engineering and technology, design, research and data processing. कहने का मतलब क्या है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को बाइनरी डिजिट के फॉर्म में लेते हैं. देखिए कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो अपनी लैंग्वेज को समझता है जो किस में होती है 0 और 1 में होती है. ठीक है, ऐसे कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर. जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं. अब हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का मतलब हो गया जो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों से मिलकर बनी हो, उसको हम एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर कह देते हैं. देखिए इसमें होता क्या है? अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज कंबाइंड फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल. देखिए इसमें दोनों के फीचर्स कंबाइंड होते हैं. अ लार्ज इंडस्ट्री एंड बिजनेस, अ हाइब्रिड कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन एज वेल एज एफिशिएंट प्रोसेसिंग फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो एग्जाम्पल ऑफ इसका मैं आपको बताऊं हाइब्रिड कंप्यूटर्स का, गैसोलीन स्टेशन, गैस को मेज़र करने के लिए जो आप गैसेस वगैरह फिल कराने के लिए जाते हैं सीएनजी पेट्रोल पंप वगैरह पर, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ होते हैं. जो आपने देखा होगा जो प्रेशर की हेल्प से वो कि क्वांटिटी कितना यूज़ हुई है और उसके रेस्पेक्ट में कितना अमाउंट कितने पैसे चार्ज करना है वो हम एनालॉग की हेल्प से लेते हैं, और बाकी ऑपरेशन जो होता है उसमें डिजिटल की हेल्प से होता है. फ्यूल वेंडिंग मशीन एट गैस स्टेशन मेजर द अमाउंट ऑफ फ्यूल वाया एनालॉग टेक्नोलॉजी, वही चीज़ मैं बताया था. एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट इन द डिजिटल फॉर्म, और जो वहाँ पर हम पे करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को बताता है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गया. ये जो आपने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा होगा, अल्ट्रासाउंड जो हम कराने जाते हैं वो मशीन में भी क्या होता है? वहाँ पर भी हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं. ओके, तो आगे देखते हैं. बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर अगर बात करें कंप्यूटर को, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर. माइक्रो की अगर बात करें, माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर्स फॉर पर्सनल यूज. दे आर पॉपुलरली यूज्ड एट होम्स फॉर प्लेइंग गेम्स एंड सर्फिंग द इंटरनेट. देखिए इनका यूज़ बहुत कम होता है और काफ़ी माइक्रो का मतलब छोटा हो गया, इनएक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते और केवल पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं. जैसे वीडियो गेम्स वगैरह प्ले करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. अब मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर पजेज मोस्ट ऑफ द फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ लार्ज कंप्यूटर. लार्ज कंप्यूटर की तरह कैपेबिलिटीज़ इसकी होती है, बट ये है कि छोटा होता है लेकिन कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है. बट आर स्मॉलर इन फिजिकल साइज, साइज छोटा होता है. दे आर यूज्ड एज स्मॉल और मिड रेंज ऑपरेटिंग बिजनेस एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस. मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर एक्सपेंसिव, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड लार्ज साइज कंप्यूटर्स होते हैं. दे आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली. यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ हंड्रेड्स ऑफ यूज़र एक साथ यूज़ उनको कर सकते हैं. दे आर यूज फॉर द स्पेसिफिक लार्ज एप्लीकेशन, जो कि लार्ज एप्लीकेशंस को यूज़ होती है, जो कि हमारे सपोज दैट एक साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी हो गया एंड बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं जिस पर हंड्रेड ऑफ यूज़र एक बार में काम कर रहे होते हैं. सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर पावरफुल होता है, एक्सपेंसिव होता है एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है. दे हैव आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशनल प्रिंसिपल फ्रॉम पैरेलल एंड ग्रिड प्रोसेसिंग एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड. यानी कि इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी काफ़ी ज़्यादा होती है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस कैलकुलेशंस ये पर सेकंड में करता है. दे आर यूज फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस लाइक वेदर. देखिए जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, ये सारे कंप्यूटर्स कौन से यूज़ होते हैं? सुपर कंप्यूटर यूज़ होते हैं. जो अगर क्वेश्चन आता भी है कि इंडिया का जो लॉन्च किया है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिहिर. और इसका पर्पज़ क्या है? टू इम्प्रूव इंडियाज़ वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग में इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है. अभी आप देख सकते हो जैसे हम एनालॉग की बात कर रहे थे, इस टाइप से होता है. जैसे ऊपर ये CRO रखा है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जानते होंगे, वहाँ पर ग्राफ्स वगैरह ये दिखाता है आपके. ओके, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर हो जाता है.
ये जो वोल्ट मीटर हो गया, आपने देखा होगा इस तरीके से होता है वोल्ट मीटर, तो ये भी आपका एनालॉग कंप्यूटर है। और ये आपकी माइक्रो हो गया, ये मिनी हो गया, ये पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ये सुपर कंप्यूटर देखिए ये होते हैं। एंड ये लैपटॉप्स हो गया, और ये आपके टैबलेट्स हो गए। ओके, बाकी थोड़ा सा जान लेते हैं इसको, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, इसका नाम क्या था? क्रे, CDC 6600। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, समिट बाय USA। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, परम 8000। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, प्रत्यूष। देखिए इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? फास्टेस्ट, प्रत्यूष। ओके, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। थर्ड लेक्चर में अब हम इसके बाद कंप्यूटर्स के कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो थर्ड लेक्चर में हम इन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हम और अच्छे लेक्चर्स इस पर बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।